अमित शाह दौड़े दौड़े आ रहे हैं। अभी कोल्हान में एक भी विधायक नहीं है भाजपा का, आगे तो सांसद भी नहीं बचेंगे। चले, अभी अमित शाह के आने मात्र से उनके अंदर में घबराहट, बेचैनी है। 3 साल का जो ये इस सरकार का कार्यकाल लगा, आपको भी लग रहा है इतना दमदार है कि 12 सीट में आपको दिक्कत होगा 14 में से? सरकार के काम तो मैं कहूँगा 3 साल ने तो किया नहीं, 3 साल जरूर पूरा हुआ, इसलिए खुशी मना रहे बिना काम के। 3 साल में इन्होंने खूब कमाया। अब 3 साल में इतना कमाया तो खुश होना स्वाभाविक है उनको। हेमंत सोरेन जी को उन्होंने कमाया, उनके इर्द गिर्द जो दलाल है, बिचौलिया है या कुछ एक भ्रष्ट अफसर है, उन लोगों ने खूब कमाया। वो किसी से छुपा हुआ नहीं, वो सब सामने आ रहा है। लेकिन वो तो कह रही है विपक्ष का चश्मा से देखे, हमारा यूनिवर्सल पेंशन लागू किया, हमने डीजल पर पेट्रोल पर सब्सिडी दी, हमने क्या कहता है कई पॉलिसियाँ बनाई। पिछली सरकार जेपीएससी नहीं करा पाई थी, हम जेपीएससी करा लिए, ज्वाइन करा दिए। तो बोले ऐसे कई एक काम है हमारे पास जो हम गिनाएंगे, लोगों को साड़ी धोती दे रहे। मैंने क्या बोलते हैं, लूट का वो भी एक जारिया था। मैंने लूट के लिए जितना वो कमा सकता है, रास्ता बना सकता है, वो बनाते रहता है, लूटते रहता है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जहाँ तक नौजवानों का सवाल है, तो आपने देखा कि पिछले दिनों उन्होंने क्या किया था। जब 2019 में सरकार बनी इनकी, तो 20 का जो बजट सत्र था, उन्होंने क्या कहा था, नियुक्ति वर्ष भाई नियुक्ति करेंगे, नहीं तो बेरोजगारी को भत्ता देंगे। अब उन्होंने ना भत्ता दिया ना नियुक्ति, और प्रत्येक साल उन्होंने नियुक्ति वर्ष को घोषित किया। और यहाँ की जो नियोजन नीति उन्होंने जिसे बनाया था, उस नियोजन नीति को जब हाईकोर्ट ने किया, तो अब तो सर लड़का सड़क पर घूम रहा है। रजरप्पा मंदिर गए थे सीएम पूजा करने, कहे ये तो मेरा घर है, यहाँ तो जीत तय है, औपचारिकता मात्र बाकी है। तो क्या आप लोग मतलब उम्मीदवार भी देंगे, या मतलब ये मान चुके कि 3-4 उपचुनाव में हार हो गया तो अब क्या दे के फायदा? तो मैं कहूँगा कि उनके मुख से एक प्रकार से घमंड जिसको बोलते हैं या अहंकार जिसको बोलते हैं, वो प्रतिध्वनित होता है। क्या घमंड करने का तो वाजिब कारण भी है ना हेमंत जी के पास। जनता उनको प्रचंड बहुमत दी, पहली बार उनके नेतृत्व में जेएमएम अकेले इंडिविजुअल 30 पहुंची, उपचुनाव में इतना आपको हरा दिया उन्होंने, तो उनके पास घमंड करने का वाजिब कारण है। उतना तो घमंड बर्दाश्त भी करना चाहिए विपक्ष के नाम। हमने कहा कि भाई आप 2024 तो आने दीजिए ना, उसके बाद पता चलेगा वो कितना पानी में है। नए साल में रामगढ़ में उपचुनाव होने वाला है। ममता देवी की सदस्यता चली गई है। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के लिए भी अब ये एक अवसर है जब 24 से पहले एक बार लिटमस टेस्ट हो जाए। हमारे साथ बाबूलाल मरांडी जी हैं। बाबूलाल मरांडी जी से इस पे बात करेंगे ही, लेकिन इससे पहले अमित शाह आ रहे हैं चाईबासा दौरे पर, और उसको लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। बाबूलाल जी, जेएमएम कर रही है, ये तो हमारा 3 साल का काम है। अमित शाह दौड़े दौड़े आ रहे हैं। अभी कोल्हान में एक भी विधायक नहीं है भाजपा का, आगे तो सांसद भी नहीं बचेंगे। 12 भी सपना हो जाएगा। बोल रहे हैं कितना भी मेहनत कर लीजिए आप। चले, अभी अमित शाह के आने मात्र से उनके अंदर में घबराहट, बेचैनी है। हम लोग तो अपना पार्टी का कार्यक्रम कर रहे हैं, पार्टी का कार्यक्रम में भी उनको इतनी बेचैनी है, तो इसे आप समझ सकते हो कि उनके अंदर में कि क्या स्थिति है उनकी। इसलिए और कुछ उस पर हमको नहीं कहना है। नहीं तो फिर जब कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम होता है और उसमें कोई इस प्रकार की प्रतिक्रिया देना, तो उससे बिल्कुल साफ हो गया कि उनके अंदर में ये दर्द है कि 2024 उनके लिए भारी रहेगा, वो कठिनाई रहेगी। तो ये उनको अब समझ में आने लगा है। वो कह रहे 3 साल का हमारा काम बोल रहा है हर तरफ। हमने कहाँ कहा है कि भाई, हमने तो कहा कि भाई पार्टी का कार्यक्रम लगातार सतत चलता है, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव में ही कार्यक्रम करती है ऐसा नहीं है कि हम 365 दिन काम करते हैं, लगातार करते हैं। आपने देखा होगा अगर कोई आपदा विपदा भी आ जाता है देश पर या समाज पर, तो पार्टी के कार्यकर्ता सामने आकर के जनसेवा में जुट जाते हैं, लग जाते हैं। कोरोना काल को देख लीजिए, हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल सड़कों पर आकर के जितना संभव हो सकता था
और तो किसी को मैंने नहीं देखा। तो ये बीजेपी करती रहती है। और जहाँ तक चुनाव की, हमने कहा कि इसे चुनाव ही के लिए मात्र बीजेपी पार्टी नहीं बनी हुई है। बीजेपी की पार्टी है तो हम देश के लिए, राज्य के लिए, जनता के लिए हम राजनीति करते हैं। और पिछले दिनों पार्टी ने तय किया देश भर में जो चुनाव, जो लोकसभा सीटें हारे हैं उस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देना। और पिछले दिनों केंद्र सरकार के मंत्रियों का दौरा हुआ, चाहे राजमहल सीट हो, लोकसभा क्षेत्र हो या चाहे बस हो। अब देश के गृह मंत्री जी का दौरा हो रहा है। तो ये हमारा चलते रहता कार्यक्रम है। लेकिन अगर इस कार्यक्रम से उनके अंदर में ये भय समा गया है तो ये समझ में आ सकता है कि उनके अंदर में नहीं, बोलो तो बोला निरंतर प्रयास जिसका कोई फल नहीं होगा, फलाफल। वही तो कहा ना कि भाई उनको फिर चिंता क्यों हो रही है। जब उनको पता है तो फिर तो उनको रजाई ओढ़ करके सोए रहना चाहिए। फिर इतनी वो प्रतिक्रिया, जबकि हम लोगों ने तो उस पर कोई नहीं कहा, हम लोग तो अपना कार्यक्रम में लगे हुए हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जब कोई अपने कार्यक्रमों में लगे रहे और सामने वाला को अगर परेशानी होने लगे तो आप समझ सकते हो कि उनके अंदर में भय समा गया है, ये स्पष्ट है। तो 3 साल का जो ये इस सरकार का कार्यकाल लगा, आपको भी लग रहा है इतना दमदार है कि 12 सीट में आपको दिक्कत होगा 14 में से? नहीं, हमारा दिक्कत की सवाल नहीं। हमने कहा कि पार्टी लगातार काम करती है, जो हारे हैं उसको जीतने के लिए प्रयास करते हैं, जहाँ जीते हुए हैं उसको और मजबूत करने की हम कोशिश करते हैं। और पार्टी लगातार काम करती है तो चलते रहता है हमारा संगठन का काम। नहीं, काम इनका क्या है जो क्या सरकार का काम से आपको फायदा होगा 3 साल के कामों से? सरकार के काम तो मैं कहूँगा 3 साल ने तो किया नहीं, 3 साल जरूर पूरा हुआ, इसलिए खुशी मना रहे बिना काम के। अगर इनका 3 साल पूरा हुआ, चूँकि मुंडी उनके पक्ष में है तो इसलिए उन्होंने 3 साल पूरा किया। हाँ, 3 साल में इन्होंने खूब कमाया। अब 3 साल में इतना कमाया तो खुश होना स्वाभाविक है उनको। हेमंत सोरेन जी को उन्होंने कमाया, उनके इर्द गिर्द जो दलाल है, बिचौलिया है या कुछ एक भ्रष्ट अफसर है, उन लोगों ने खूब कमाया। वो किसी से छुपा हुआ नहीं, वो सब सामने आ रहा है धीरे धीरे। तो इसलिए हमने कहा कि जब बिना काम के कोई अगर इतना कमा ले, कोई बालू से कमा ले, पत्थर से कमा ले, कोयला से कमा ले और ज़मीन से भी कमा ले, यानी कमाने का कोई भी रास्ता, कोई भी जरिया उन्होंने छोड़ा नहीं। लेकिन वो तो कह रही है विपक्ष का चश्मा से देखे, हमारा यूनिवर्सल पेंशन लागू किया, हमने डीजल पर पेट्रोल पर सब्सिडी दी, हमने क्या कहता है कई पॉलिसियाँ बनाई। पिछली सरकार जेपीएससी नहीं करा पाई थी, हम जेपीएससी करा लिए, ज्वाइन करा दिए। तो बोले ऐसे कई एक काम है हमारे पास जो हम गिनाएंगे। लोगों को साड़ी धोती दे रहे। बात तो मैं कहूँगा कि साड़ी धोती में क्या हुआ है वो तो हम लोग जानते हैं, हमने कई दफ़ा बात को उठाए हुए हैं। हमने कहा कि डायरेक्ट वो ट्रांसफ़र कर सकते थे, लेकिन कमीशन तो इनको हर जगह चाहिए पैसा, तो इन्होंने पैसा अपने को ले लिया। उसमें से जो नकली कपड़े लोगों को उपलब्ध कराए, उस कपड़ा तो आज भी मेरे पास शायद रखा होगा। जितनी उनका रेट है और जितने में वो कपड़ा बाज़ारों में मिलता है वो सब कोई भी पता कर सकता है। तो इसलिए हमने कहा कि भाई ये तो बिल्कुल उनका मैंने क्या बोलते हैं लूट का वो भी एक जारिया था। मैंने लूट के लिए जितना वो कमा सकता है, रास्ता बना सकता है, वो बनाते रहता है, लूटते रहता है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जहाँ तक नौजवानों का सवाल है तो आपने देखा कि पिछले दिनों उन्होंने क्या किया था। जब 2019 में सरकार बनी इनकी तो 20 का जो बजट सत्र था उन्होंने क्या कहा था, नियुक्ति वर्ष भाई नियुक्ति करेंगे नहीं तो बेरोजगारी को भत्ता देंगे। अब उन्होंने ना भत्ता दिया ना नियुक्ति, और प्रत्येक साल उन्होंने नियुक्ति वर्ष को घोषित किया। और यहाँ की जो नियोजन नीति उन्होंने जिसे बनाया था उस नियोजन नीति को जब हाईकोर्ट ने किया तो अब तो सर लड़का सड़क पर घूम रहा है। हम लोगों ने तो विधानसभा में हमारे विधायक ने पूछा, राजमहल के विधायक क्या कहते हैं अनंत ओझा जी ने, कि भाई आपने इन 3 साल में कितनी नियुक्ति हुई, तो संभवतः 350 या 357 ऐसे कोई समथिंग। ये सरकार के जवाब है भाई। तो ये जो इन्होंने ढिंढोरा जो पीट रहे हैं, हमने बहुत बड़ी कर दिया, बहुत बड़े लोगों का अपॉइंटमेंट किया। तो भैया आपने कितना अपॉइंटमेंट किया? इन्होंने स्थानीयता की बात करते हैं, लोकल लोगों की नियुक्ति की बात करते हैं। भाई झारखंड के बच्चे IAS IPS कम्पीट कर रहे हैं, बाहर में अच्छे अच्छे पदों पर है,
लेकिन पिछले दिनों यहाँ जब इंजीनियरिंग की बहाली हुई भी हाल फिल्म में, हमें लगता है 15 नवंबर में, हमको किसी ने सूची भेजा था, जो अनारक्षित कोटा कैटेगरी है उसमें तो 80-90% बाहर से लोग आए, उसमें तो पूरा लिस्ट है। तो हमने एक दिन लड़के लोग आए थे हमसे मिलने, तो हमने पूछा ऐसा कैसे हुआ? बोला कि सर सब तो बिक गया है और सारे मामला अदालत में आज भी चल रहा है, ये जवाब नहीं दे रहे हैं। जिस जीपीएससी की वो बात कर रहे हैं उस जीपीएससी का आज तक उन्होंने मार्क्स तक को उन्होंने प्रकाशित नहीं कर पाए हैं, तो क्या ये बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी? मामला तो अदालत में चल ही रहा है। बोले भाजपा ऐसे ही करती है। बोले शिखर संवाद देख लीजिए, आप जिस जिले से आते हैं गिरिडीह, बोले इतना पवित्र जगह ये लोग षड्यंत्र करके गजट निकाल दिए है, अब हमरा सरकार पे ठिकरा फोड़ रहे हैं कि हम कर दिए पर्यटन स्थल घोषित। बोले ऐसे होता है, राज ऐसे चलेगा? भाजपा सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे जैन धर्मावलंबियों से। देखिए भाजपा को इसमें क्या करना है? मैंने तो कहा, आज भी मैंने कहा, किसी ने हमसे पूछा था, हमने कहा कि देखो भाई नोटिफिकेशन कब हुआ क्या हुआ विषय वो नहीं है, क्योंकि विरोध जैन समाज के लोग आज कर रहे हैं विरोध, तो आज अगर वो विरोध कर रहे हैं तो आज जो सरकार है उनका क्या काम था? राजनीति छोड़ करके अब उन सारे लोगों को बिठा करके और उनसे बात करनी चाहिए और समाधान करनी चाहिए, समाधान के रास्ते निकालनी चाहिए, और फिर से जो समाधान के रास्ते निकले यहाँ से प्रपोजल करके केंद्र को भेजे, उसमें क्या दिक्कत है? तो ये जो कहना उस समय किए कि भाई ठीक है उस समय किए होंगे, लेकिन उस वक्त तो किसी ने कोई विरोध नहीं किया था, विरोध तो आज हो रही है, और आज जब विरोध हो रही है तो आज फिर उनको समाधान करना चाहिए, उनको अच्छा अवसर मिला है, इसमें क्या है राजनीति करनी, क्या ज़रूरत है? तो बीजेपी कहाँ उसमें है? बीजेपी की क्या भूमिका है? तो आप जो शिखर आपके ज़िले में है पारसनाथ का पहाड़, जो वहाँ पे इतना पवित्र स्थल है जैनियों का, उसको लेकर आपकी पार्टी का क्या सोच है? हमारी पार्टी का, हमने तो कहा कि भाई सरकार को सभी वर्ग के लोगों को, माने वहाँ जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को बुला करके और उन लोगों के साथ बैठ करके एक रास्ता निकालनी चाहिए, और जो सर्वमान्य हल होगा, जो सर्वमान्य रास्ता होगा उसमें से फिर काम करना चाहिए। रामगढ़ में उपचुनाव होने वाला है, रजरप्पा मंदिर गए थे सीएम पूजा करने, कहे ये तो मेरा घर है, यहाँ तो जीतता है, औपचारिकता मात्र बाकी है। तो क्या आप लोग मतलब उम्मीदवार भी देंगे, या मतलब ये मान चुके कि 3-4 उपचुनाव में हार हो गया तो अब क्या दे के फायदा है? देखिए उनको पता होना चाहिए, उनका घर है, हमें पता है, लेकिन हम भी विधायक वहाँ से बने हुए हैं। हाँ तो आप मुख्यमंत्री काल में, अरे भाई हम क्या बोल रहे हैं, तो हम भी विधायक बने हुए हैं, इसलिए ये जो बड़ी दावा करता है, इसलिए इस प्रकार की दावा करना शायद ये अहंकार एक प्रकार से परिलक्षित होता है। तो आप इतिहास दिखा के वर्तमान परिभाषित कर रहे हैं, वो बोले वर्तमान बदल गया है इतिहास। वो भी तो वही बता रहे हैं ना कि हमारा घर है, तो आपका घर है तो क्या हुआ? हम तो वहाँ से चुनाव लड़े, यार जेएमएम को हराए थे, कोई ऐसा तो नहीं है कि हम किसी और को हराए थे। तो ये जो कहना, तो मैं कहूँगा कि उनके मुख से एक प्रकार से घमंड जिसको बोलते हैं या अहंकार जिसको बोलते हैं वो प्रतिध्वनित होता है। भाई ठीक है चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ाई होती है, इतना तो ठीक है कि भाई खाली घोषणा ही करना दे है, जिस ढंग से वो मैंने शब्दों का जो आपने जैसा बताया मैंने तो सुना नहीं है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई आप चुनाव आने दीजिए, चुनाव देखिए इस बार क्या रिजल्ट। घमंड करने का तो वाजिब कारण भी है ना हेमंत जी के पास, जनता उनको प्रचंड बहुमत दी, पहली बार उनके नेतृत्व में जेएमएम अकेले इंडिविजुअल 30 पहुंची, उपचुनाव में इतना आपको हरा दिया उन्होंने, तो उनके पास घमंड करने का वाजिब कारण है, उतना तो घमंड बर्दाश्त भी करना चाहिए विपक्ष के नाते। हम तो कहाँ कर रहे हैं, हम तो बर्दाश्त ही कर रहे हैं ना, वो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, जो उनको बहुमत आया है उसकी वो क्या बोलते हैं। हमने कहा कि भाई आप 2024 तो आने दीजिए ना, उसके बाद पता चलेगा वो कितना पानी में है। आसू का वो सीट है नियमित तौर पे, पिछली बार आपके भी कैंडिडेट 50-55 हज़ार वहाँ वोट लाए थे, 77 हज़ार पे आसू टिक गई थी, 99 हज़ार ला के कांग्रेस जीती थी।
तो क्या आंसू से बातचीत हो रही है कि आप लोग सीट उनको देंगे या फिर दोनों लड़ेंगे? अभी तक तो हम लोगों ने कोई वैसे उन्हें क्या बोलते हैं अधिकृत रूप से तो कोई बातचीत हम लोगों ने कोई नहीं किया है, लेकिन अनाधिकृत रूप से जो बातचीतें होती है उसमें से हमारी बातचीत हुई है। हो सके और लोगों से भी उन लोगों ने बात किया हो। और मैं समझता हूं कि व्यक्तिगत रूप से हमने कहा कि अभी कोई पार्टी में अधिकृत रूप से बातचीत नहीं हुई है, कि जो कि पिछले 4 चुनाव में आजसू ने भारतीय जनता पार्टी को खुल करके साथ दिया। तो हमें लगता है कि व्यवहारिक रूप से उनका पक्ष बनता है, तो हमें कोई, और हमें लगता है बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक यहीं पे सवाल खड़ा होता है, मोदी जी को 24 में चुनाव कराना है, पर उसकी तैयारी वो अभी से कर रहे हैं। 170 सीट का चयन कर लिया, जहां हारे वहां मंत्री को भेज दिए, अपने सबसे करीबी अमित शाह जी को भेज रहे हैं। बीजेपी का राज्य का हाल ये है कि वो सारा कुछ केंद्र के भरोसे बैठी हुई है। उपचुनाव बगल में है, पर अभी तक कोई तैयारी में नहीं है। आप लोग इतना इत्मीनान क्यों है? नहीं, वो तैयारी कर रहे हैं भाई। हमने तो आपको बताया ना कि अधिकृत रूप से कोई बात नहीं हुई है, लेकिन बाकी अनाधिकृत रूप से हमारी आजसू पार्टी के सीनियर लीडर से हमारी बात हुई है, और मैंने उनको बताया है कि भाई आपको क्या क्या करना, कैसे करना उसमें से। और चूँकि वो लोग खुद भी वहाँ से लड़ते रहे हैं, हमने कहा कि हम भी लड़ते रहे हैं, तो इसलिए कोई ऐसी बातें नहीं है। तो हमने इसीलिए तो हमने कहा कि हमारी कोई, हमने कहा कि अधिकृत तो नहीं हुई है कोई ऐसी बैठ के बात, लेकिन अनाधिकृत रूप से भी उनके नेताओं से, और मैं कहूँगा शीर्षस्थ जो नेता है उन लोगों से हमारी बात हुई है। उन लोगों ने हमसे भी बात किया है, और हमने उनको बताया है कि भाई ठीक है, मैं आगे बात करूँगा पार्टी में भी, और आप लोग अपना काम करो। 3 साल आप लोग ईडी, सीबीआई, भ्रष्टाचार, ये अभी आपके सामने टेबल पे पड़ा भी है। हेमंत सरकार के 3 साल, अखंड भ्रष्टाचार, वित्तीय कुप्रबंधन, तुष्टीकरण, महिला उत्पीड़न, खनिज संसाधनों की लूट, ध्वस्त विधि व्यवस्था और दलित आदिवासी विरोधी सरकार। देख लीजिए, ये किताब पुस्तक जो लोग नहीं देखे होंगे टेबल के सामने लेके पड़े हुए हैं। नहीं, और इधर भी लिखा हुआ। अच्छा, इधर भी ये अखबारों का कतरन जो छपा है उस पे लिखा 20 से 30 प्रति वर्ग फीट चढ़ावा है। हाँ, लिखा हुआ है ना। हाँ, झूठ, लूट और भ्रष्टाचार के 3 साल। तो अब क्या इस परिस्थिति में है आप, ये लोग जो किताबों में आप छाप के बांट रहे हैं लोगों को, उनके दिमाग दिल में आपकी बात घर कर गई है? 3 साल के बाद आप ये स्थिति में हैं कहने का कि हाँ हम रामगढ़ चुनाव जीत रहे हैं और जनता बता देगी कि हम 3 साल से असहमत। हम जीतेंगे, आप चिंता मत करो, हम जीत रहे हैं, जीतेंगे, जीतने के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया। तो देख लीजिए, 3 साल का यही कहानी है। रामगढ़ में लिटमस टेस्ट है, सत्ता पक्ष का कम, विपक्ष का ज़्यादा लिटमस टेस्ट है। उपचुनाव कई मायनों में अलग होता है जनरल चुनाव से, फिर भी बाबूलाल जी कह रहे हैं 3 साल में जनता का मोहर या जनता की समझ अब इतनी हो चुकी है कि वो सरकार या सत्ता पक्ष को जिताने वाली नहीं है। शुक्रिया। बायोम सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायोम, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायोम लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 मंथ्स क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9 जनवरी 2023। एनरोल नाउ। बायोम, a leading institute for pre-medical exam। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share and subscribe. www